पहले उपन्यास की बधाई अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डिग्री पर ठिठकी धूप, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। नए उपन्यासकार का जन्म और आपको एक अपारंपरिक विषय पर या गैर पारंपरिक विषय पर लिखने का ख्याल कैसा? इस विषय पर मेरा ध्यान मैं बता दूं कि हिंदी में शायद यह पहला उपन्यास होगा जिसकी मुख्य विषय वस्तु समलिंगिकता है। तो इस विषय पर मेरा ध्यान एक शख्स है ऋतुपर्णव घोष, जो हमारे बीच नहीं रहे। वैसे तो वो बांग्ला में ही सिनेमा फिल्में बनाते थे, लेकिन कुछ फिल्में जैसे लास्ट ईयर वगैरह, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था और उनकी फिल्में देखकर मुझे लगा कि इस विषय में अगर मैं कुछ कोशिश कर पाऊँ, लेकिन सिर्फ चाह लेने से तो नहीं हो पाता है। तो शुरू में तो मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मुझे इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो ऐसे कोई खास दोस्त भी नहीं थे और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस वक्त ये था लीगल भी था, तो लोग अभी भी बहुत हैं जो अभी भी अपने आप को घोषित नहीं करते हैं संबंधित बाइसेक्सुअल हैं जो। तो धीरे धीरे मैं कुछ किताबें मैंने और पढ़ी, तो पढ़ने में सब फिल्में को मैंने और देखा। फिर मैंने अलीगढ़ पढ़ा प्रोफेसर सिरस पर, और मुझे बहुत दुख हुआ उस फिल्म से। मतलब जब मैंने फिल्म पहली बार देखी तो मुझे अंत में बहुत रोना आया जब वो अपने आप को खुशी कर लेते हैं प्रोफेसर सिरस। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि मैं सफल हो जाऊँगा, क्योंकि अभी तक जैसा हम लोग की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि छोटा विषय है, अभी तक ये किसी ने नहीं छुआ। क्या कारण है ये नहीं जानता, क्योंकि बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं हमारे साहित्य की दुनिया में। तो मुझे लगा कि हो सकता है रिस्की हो, पहला उपन्यास है, लेकिन मैंने जो मुझे सफलता का कोई खास डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ खोने का कोई डर ही नहीं है, तो बाकी से कुछ करने को। पहचान एक बड़ा मुद्दा है और पिछली शताब्दी में भी था और वो अभी तक आ गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये यौन अभिरुचि से अधिक या अगर यौन अभिरुचि का एक सवाल है तो उसके साथ साथ पहचान का भी एक सवाल है जो अभी बहुत गहरा गया है? मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरा मानना है, जो कहानी को करते वक्त जो मेरे दिमाग में था, पहचान सर्वप्रथम था, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आई। क्योंकि वो जो पहचान है, वो जो सवाल था हक का, कि अगर मैं किसी से प्रेम करना चाहूँ तो कोई स्कूल आकर मुझे ये ना कहे कि आप फलाने से नहीं करते, आप इनसे नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पहचान पर ही पूरी बात जो थी अटकी हुई थी। उसके बाद जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है उसके बाद में आई बात। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैंने कोशिश की है उसको बिंदु में रखने की, वो है जो रिश्ते होते हैं, बहुत ही करीबी रिश्ते होते हैं, उनमें बहुत जटिलताएं होती हैं। तो मैंने वो भी कोशिश की है कि उन जटिलताओं को मैं कहानी में ढूंढ पाऊँ। तो ये जो तीन चीज़ें थी उनको लेकर मैंने चलने की कोशिश की थी। लेकिन उपन्यास को देखते हुए मुझे ये भी ख्याल आया कि रिश्तों को आइडेंटिफाई करने का ही नहीं, डिफाइन करने का भी एक इशू इस उपन्यास में है। हाँ, जैसे बने बनाए रिश्ते जिनको हम सब लोग कहीं न कहीं उसमें आते हैं, उससे अलग जाकर के एक रिश्ता बनता हुआ है। क्या वो रिश्ता हो सकता है कि काफ़ी पहले से बना हुआ हो, लेकिन उसको पहचानना और उसको परिभाषित करना, इसकी भी कोशिश एक उपन्यास में दिखती है।
तो ये आपने सायास किया या आपकी कहानी की जरूरत ही ऐसी थी कि वो इस दिशा में बढ़े? नहीं, ये कहानी की ज़रूरत थी, क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं कुछ वही होता है, जब आप कहानी लिखना शुरू करते हैं तो एक वक्त के बाद जो पात्र होते हैं वो अपने आप चुन लेते हैं जो उन्हें किस दिशा में जाना है। तो मैंने उन्हें खुला छोड़ दिया, और इस उपन्यास को गढ़ने का समय बहुत लंबा था। मैंने 2016 में ये उपन्यास लिखना शुरू किया था। 2016 से 2018 2 साल में मैंने इस उपन्यास को पूरा किया। लेकिन जो क्लाइमैक्स था उस पर मैं चाहता था कि जो वर्डिक्ट हो वो LGBT कम्युनिटी के हक हो, इसलिए मैं उसको फिक्शन नहीं करना चाहता था। तो अब किसी को भी नहीं पता है कि वर्डिक्ट कब आएगा, तो मैंने वो उपन्यास कर दिया था कि जब आएगा उस दिन मैं उसको पूरा करूँगा। तो एक चीज़ ये हुई कि कहानी जो है अपने आप एक तरह से एक आकार लेने लगी, क्योंकि उसको बहुत समय मिला। 2016 से 2022 तक बहुत समय मिला, तो मुझे लगता है कि पात्रों ने खुद ही फिर तय किया, पात्र थे उन्होंने ही करवाया जो नहीं करवाया किताब का। ये मुझे पढ़ते हुए एक बात ये भी ख्याल में है कि उपन्यास की शुरुआत होती है मॉनेस्ट्री से। तो मैं जानना चाहता हूँ इस उपन्यास के बारे में, सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म का भी कहीं कोई रिश्ता बनता है क्या? अगर हम ओशो को पढ़े तो बिल्कुल बनता है। इसको मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। तो अब जैसे इस उपन्यास में ये भी है कि वो जो दोनों प्रेमी हैं उनकी सबसे पसंदीदा जगह ही मतलब है, और वो अक्सर वहाँ जाते हैं, और अक्सर वहाँ जाते हैं तो मॉनेस्ट्री भी जाते हैं। एक तरह से वो उनके जुड़ने का एक जरिया भी था, क्योंकि वो जो कि दोनों ही एक ऐसे सेटअप में थे कि उनको खुलेआम मिलने की आज़ादी नहीं थी। तो फिर वो ऐसी जगह जाके मिलते थे जहाँ उनको इस तरीके का माहौल मिलता था, और निकलौटमेंट थोड़ा जो माहौल है वहाँ पर बहुत, इस उपन्यास का बहुत सारा लिखा हुआ वहीं का लिखा हुआ है, वहाँ बैठ कर मैंने लिखा है। तो हाँ, एक तरह से है, क्योंकि उस जगह पर जाके वो एक दूसरे से खुल कर मिल पाते थे। तो हाँ, थोड़ा बहुत है स्पिरिचुअलिटी का उसमें, क्योंकि इसीलिए वो वहाँ से शुरू भी हुआ है, क्योंकि उसमें एक सीन भी है कि वो जाकर दीप जला रहा है और बाहर प्रार्थना कर रहा है। तो एक तरह से कहानी में बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पात्रों के जीवन में हुआ या लेखक का ऐसा मानना है? नहीं, ये पात्रों के जीवन में। एक चीज और इस उपन्यास के बारे में ये मेरा ख्याल है कि उपन्यास की कहानी बहुत कसी हुई है और पात्रों की संख्या भी सीमित है। इशू जो है वो सोसाइटी से मतलब मुखातिब होना है उसको, या सोसाइटी से एक तरह की डिमांड है कि वो ऐसे लोगों को भी बाकी लोगों की तरह जाने समझे। सोसाइटी को आपने थोड़ा पीछे रखा है इसकी क्या वजह है? पूरी कहानी ये 3-4 पात्रों के इर्द गिर्द आती है, मैंने या उसको अवकाश नहीं मिलता उस कहानी को कि वो बाहर नहीं। तो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया जी। मैं ये सब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कसा हुआ है, हाँ। उस पर मैंने कहीं कहीं पर कुछ बिंदुओं में मीडिया का या इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। मैं ये चाहता था कि ये जो कहानी हुए और जो लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, जो कि समाज उनको वो जगह नहीं दे रहा था, तो मैं ये चाहता था कि वो भी अपनी कहानी में समाज को कोई जगह ना दें। क्योंकि अब जैसे एक सीन उसमें वो भी है जब वो शो में हो प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, कैसे इनको बर्खास्त किया जाता है, आपको निकाल दिया जाता है क्योंकि आप समलैंगिक हैं और कॉलेज की नाक कर गई। तो वो एक उदाहरण है कि समाज में इन लोगों की जगह ही नहीं है। तो ये मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि अगर उसमें एक और पात्र है त्रिशा, जिनको भी समाज से हटा दिया गया उनके घर परिवार लखनऊ से। तो ये मेरा एक तरह से कॉन्शियस
डिसीजन कहा जा सकता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो जो घेरा है और जो उनकी, क्योंकि समाज में पहुंचने से पहले उनके वो जो रिश्तों की जटिलता थी मेरे लिए वो ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके जो करीबी लोग हैं अगर वही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज तो बहुत बाद में आता है। आपके चार दीवारी में जो लोग हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसके बाद बाहर की दुनिया आती। तो हाँ, ये एक तरह से मैंने कोशिश की थी कि मैं वो कॉन्शियसली करूँ। मैं कहानी बताना नहीं चाहता या मैंने उसका वो बताना मेरा मकसद नहीं है, फिर भी एक काफ़ी पीड़ादायक प्रक्रिया से आगे गुजरते हैं दोनों कैरेक्टर जो जिनके बीच में प्रेम है, श्लोक और अनुराग जी। बीच में एक स्त्री आती है और मुझे पढ़ते हुए ये नहीं कहीं लगा कि उसका कोई दोष था, कि उपन्यास में मीरा एक कैरेक्टर है और तो उसके दो करीबी कैरेक्टर हैं श्लोक और अनुराग। श्लोक और अनुराग के बीच रिश्ते हैं, समलैंगिक रिश्ते, या वो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित। मीरा का इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मुझे ये पढ़ते हुए लगा कि उसको काफ़ी कुछ सहना पड़ा जी। आइडेंटिटी के इस दौर या इस समय में जब सारी अस्मिताएं अपनी पहचान के लिए एसर्ट कर रही हैं आगे आ रही हैं, तो इस उपन्यास को स्त्रीवादी नजरिए से अगर देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि एक परंपरा से जो बोध हमें प्राप्त होता है कि स्त्री त्याग की प्रतिमूर्ति है, उसको त्याग करना चाहिए, ये इस उपन्यास में भी ऐसा हो गया। क्या ये अन्याय नहीं था? अगर त्याग की मैं अगर बात करता हूँ तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने उनको अंत में जो है सेल्फिश बना दिया जी, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जो है अपने हिसाब से जीवन जीऊँ। तो वो जो त्याग वाली जो बात है, उस त्याग में उन्होंने उनकी देखभाल की, उनको ठीक किया, दोबारा अपने पैरों पे चलने की जब तक पहुँचाया। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक चीज़ मैंने की थी वो भी मैं चाहता तो उन दोनों को नाम बना पाता और वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में रहने लगे, जिसमें फिर वो जिंदगी भर फिर त्याग ही करती रह जाती है। और जो आज की नारी होती है अपना अपने डिसीजंस को लेती है और वो परिपक्व भी होती है और वो भी जानती है कि उसको आगे क्या करना है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहानी में भी उसे किसी ने सलाह नहीं कि तुम ऐसा करो, वो पूरा जो डिसीजन था वो उसका खुद का था। तो मैं नहीं चाहता था कि वो त्याग करे इस चीज़ का, कि मैं वो चीज़ बदलना चाहता था कि अगर ऐसा होता है तो हर आदमी इतना मैच्योर हो कि वो अपना रास्ता तय करे और उस रास्ते में हंसी खुशी आगे बढ़े। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो फेमिनिज्म के पक्ष में, क्योंकि मैंने उनको जिंदगी भर घुसने नहीं दिया, मैंने उनको ये निर्णय लेने दिया कि मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं अपने हिसाब से। और वो उसके पहले खुद भी अपना खुद का व्यवसाय कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी, वो सब चीज़ें भी थी। एक तरह से वो भी एक कारण था कि वो ये जो निर्णय था आगे बढ़ने का, कभी कभी इंसान को स्वार्थी होना चाहिए अपने हित के लिए। तो मैंने उनकी हित को बिंदु में रखा कि उनकी हित के लिए, क्योंकि वो कहानी सिर्फ अनुराग और श्लोक की नहीं, उनकी भी थी। मेरे नीति को कैसे देखिए, जब भी ऐसे किसी मुद्दे पर बात होती है तो बीच में नैतिकता आती है, और ये हजारों साल का ट्रेडिशन है नैतिकता का, जो मान्यताएं हैं अपनी। तो आज हम नैतिकता को कैसे देखें, खास करके यौन पहचान और यौन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में? मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रेम की बात आती है तो हमने स्त्री और पुरुष में ही इतने रिश्ते देखे हैं जो नैतिकता से कहीं बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो रिश्ते के भी होते हैं, कुछ छुपे होते हैं, कुछ खुले में होते हैं, लेकिन होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर
वो समाज में एक तरह से एक्सेप्टेबल हो गया है। तो दो लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं, दो लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक लड़का एक लड़की दोनों से प्रेम करता है क्योंकि लंबी है। तो फिर उसको उस नैतिकता के मापदंड में क्यों मापा जाए? अगर साइंस ये कहता है कि इसमें कोई, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बीमारी है, लेकिन अगर साइंस ये कहता है कि बीमारी नहीं है तो फिर ये बीमारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें नैतिकता का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं ये पूछ कि इन चीज़ों के संदर्भ में नैतिकता को में क्या सुधार करने की जरूरत है? मतलब आज की नैतिकता क्या होनी चाहिए? एक लेखक के बताओ, आप क्या सोचते हैं? एक कहावत है, मतलब पूरी कहावत तो नहीं है, लेकिन लिव एंड लेट लिव, जिए और जीने दीजिए। तो ओपन माइंड होने की जरूरत है। और अब जैसे एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक दो लोग थे जो ऐसे फिल्में बना रहे थे, लेकिन अब आप देखिए तो अब सिनेमा का भी, अब सिनेमा जो है वो जनता तक सबसे तेजी से पहुंचता है। आप देखिए कि कोई गाना बहुत अच्छा हो तो हर आदमी की जुबान पर होता है। तो अब अगर आप देखिए कि सिनेमा में या वेब सीरीज में OTT पे लगभग हर एक सिनेमा या वेब सीरीज में एक LGBTQ का एंगल होता है। वो क्यों होता है? कि ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। तो इस वजह से होता है कि लोग ओपन माइंडेड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधे साधारण शब्दों में कहूँ कि बस थोड़ा खुला दिमाग रखने की आवश्यकता है, और कुछ और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? कहने में तो बात बहुत सहज लगती है, लेकिन ऐसा किन वजहों से हमारे समाज में नहीं हो पा रहा है, या जो अवरोध है उनके बारे में? एक तो मुझे लगता है शिक्षा, क्योंकि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को लेकर कुछ अब थोड़ा बहुत शायद जो अभी के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन हमारे देश में बहुत कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है, क्योंकि शिक्षा से ही चीज़ें बदलती हैं। शिक्षा से सोच बदल सकती है, देश बदल सकता है। तो ये जो अवरोध, सबसे पहले तो शिक्षा में है, उसके बाद बातचीत। अब जैसे इस किताब पर हो सकता है कि सकारात्मक बातें हो सकता है, तो सकारात्मक बात और नकारात्मक बातें, मतलब इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरी ये है कि बातें, जब बातें होंगी तो लोग बातें करेंगे तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और उसी से जो है धीरे धीरे करके, समय लगेगा, धीरे धीरे करके वो अवरोध हटेंगे। ये हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि समलैंगिकता पर पहले चर्चा नहीं हुई है। बेहद मशहूर केस है पांडे बेचन शर्मा उर्दू का, उनकी कहानियों की एक किताब आई थी चॉकलेट, उसको अश्लील कहा गया। हालांकि वो किताब सीधे समलैंगिकता के बारे में नहीं थी, वो बच्चों के यौन शोषण के बारे में थी और इस तरह की प्रवृत्तियों के बारे में थी जो हमारी सोसाइटी में थी। एक राजकमल चौधरी उपन्यासकार थे, उनकी किताब है मछली मरी है। वो दो स्त्री समलैंगिकों के बारे में उसमें चर्चा, तो ऐसे गाहे बगाहे चर्चा होती रही। लेकिन एक बात आती है कि आपके सामने जो सवाल हैं उसमें प्राइमरी क्या है, मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको आप एड्रेस करते हैं। एक रचनाकार के बतौर आपने एक ऐसे समाज में इस मुद्दे को चुना है जहाँ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको ये प्राथमिक क्यों लगा? जैसे भूख एक बड़ा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आफ्टर ऑल अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपने इसको चुना। मैं जब से लिखना मैंने शुरू किया है, तो पहले मैं कविताओं से मैंने शुरुआत की थी, और फिर कहानियाँ और फिर उपन्यास। तो मेरा ये मानना है
कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको किसी दूसरे से निर्देशित हाँ करना हाँ है। नहीं हाँ फिर भी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चयन होता है या मुद्दा जो चुनने वाली बात होती है, विषय आपको चुनते हैं जी लेखक नहीं चुनता, तो ये मेरा मानना है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भूख है, और भी बहुत सारे देश में आज के दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे ये है कि इस विषय ने मुझे चुना, और उसके पहले जैसा कि आपने कहा कि गाहे बगाहे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आते रहा, तो शायद ये मेरे भाग्य में ही था कि इस विषय पर मैं लिखूं। और जो मेरा अगला विषय भी है वो चुना, मुझे ऐसा लगता है कि उस विषय पर भी थोड़ी बहुत बातें हो रखी हैं और होती रहेंगी, लेकिन इस विषय को चुनने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस विषय के लिए चुना गया क्योंकि मैं एक ऐसे जगह कार्यरत हूँ जहाँ हर कल्चर के लोग, वहाँ यूएस के भी लोग काम करते हैं, वहाँ यूरोप के भी लोग काम करते हैं, वहाँ यूके के भी लोग काम करते हैं। वहाँ से भी मुझे इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालने का मौका मिला। लोगों से जब मैं बाहर गया, चाहे वो यूके हो या जर्मनी हो, वहाँ पर मैंने बहुत लोगों से मिला, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें मेरे अंदर आती गई और अपने आप ही शायद ये विषय आया। तो ये कॉन्शियसली चुना गया विषय नहीं है, ये एक तरह से मेरे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं से आया है और फिर ये माइनॉरिटी का एक इशू है इस सेंस में कि हमारा जो समाज है वो बहुत परतों वाला है, बहुत बड़ा है और बहुत तरह का है। उसमें समलैंगिक लोग जो है वो क्या अल्पसंख्यकों की तरह है या एक बड़ी तादाद है जिसे आइडेंटिफाई होना है या उनको अपनी पहचान हासिल करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि अल्पसंख्यक ही है, और किसी को तो अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठानी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक अल्पसंख्यक की आवाज़ बनने के लायक हूँ, लेकिन इस विषय पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मौका मिला, और अल्पसंख्यकों के लिए लिखना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमें इग्नोर करते जाएंगे, और किसी भी चीज़ को इग्नोर करना समाज के हित के लिए नहीं है। मतलब लॉन्ग रन में समाज परिपक्व नहीं हो पाएगा अगर जो लोग होते हैं वो इग्नोर किया या छोड़ दिया, क्योंकि समाज सिर्फ 4 लोगों से नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें, और ये लोग समाज का हिस्सा हैं और यहाँ पूरा हक रखते हैं। वो अल्पसंख्यक को करना चाहिए, उनको चुप करना चाहिए। आपने नॉवल में न्यायालय की बात की और जो वैधानिक पक्ष है ये इतर समुदाय के मतलब स्त्री पुरुष से अलग जो लोग हैं उनकी पहचान को वैधानिक मान्यता देने के बारे में, तो आप नॉवल को उस दिशा में क्यों लेते हैं? आपने समाज से मान्यता मिलने के बजाय आपने ये रास्ता क्यों चुना? मुझे लगता है कि वही एक रास्ता है जिससे थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, क्योंकि अगर उसके बिना तो कोई संभावना नहीं है। क्योंकि अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि कोविड चला गया है लेकिन आपको मास्क लगाना है, क्योंकि ये एक तरह से नियम है, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना है, तो शायद कुछ लोग उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे तो जुर्माना देना। तो उसी तरह जब उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आया, तो अगर पहले 10 लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है उस 10 में से अब 2 लोग एक्सेप्ट करने लगे कि अगर उच्च न्यायालय ने कहा है तो इसके पीछे कोई वजह होगा, तो हम इसको सोचें समझें। लेकिन अगर उच्च न्यायालय वो नहीं कहता तो फिर वही बात हो जाती कि आप मास्क मत लगाइए। तो एक तरह से वो यही है कि मैंने वो रूट इसलिए लिया क्योंकि कानून से बड़ा तो कुछ नहीं होता, संविधान से। आपको लगा कि एक हमदर्दी तो अपनी जगह है
लेकिन उनको एक ऑफिशियल सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कम से कम ये तो ना हो कि किसी को घर से पकड़ के उठा के ले जाए, जो हुआ भी है बहुत लोगों के साथ हुआ। तो इसलिए मैंने वो रूट लिया, और इसलिए मैंने किताब रख दी थी कि जब भी वर्डिक्ट आएगा मैं तभी लिखूंगा। मेरा सौभाग्य है कि उसी साल वर्डिक्ट आएगा। वो 4 साल बाद क्रिटिकल सवाल था कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो फिर हम लोग यहाँ नहीं, क्या कहानी आगे नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती थी, बिल्कुल बढ़ सकती थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये बदलाव आए, तब ये उपन्यास आए। वो एक तरह से मेरा निर्णय था और मैं अड़ा हुआ था उस पर, क्योंकि कहानी बिल्कुल बढ़ सकती। तो बहुत सारी कहानियाँ बाहर भी आई हैं जो नहीं आई, और अभी भी ऐसा नहीं है कि जो कि उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो सब लोग बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उससे कम से कम एक उम्मीद मिलती है कि आपके देश का संविधान, देश का कानून आपके प्रेम करने की आज़ादी को, आपके हक को अप्रिशिएट करता है, उसको मान्यता देना है। बाकी तो अभी यूएस में भी अभी भी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ, जबकि वहाँ से बहुत पहले ये मुहिम चली थी, वहाँ से बहुत पहले ये सब सामान्य बात थी। तो इसलिए मैंने वो रूट लिया, मैं समाज के थ्रू ना जाकर मुझे लगता है कि जो भी समाज में बदलाव आएगा आने वाले समय में, मैं आशा करता हूँ कि जल्द आए, लेकिन उसमें मुझे रियलिस्टिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कुछ साल लगेंगे। लेकिन जो कि वो रूट है संविधान की तरफ से आया है, तो शायद थोड़ी सहूलियत हो वो बदलाव आने में। मुझे यही लगता है कि ये उपन्यास जितना समलैंगिकता के बारे में है, उतना ही या कई बार उससे अधिक रिश्तों को डिफाइन करने के बारे में, रिश्तों की जटिलता के बारे में। इस उपन्यास से सीधा वास्तव नहीं है उसका, लेडी चैटर्लीज वो उपन्यास भी प्रेम के बारे में था, लेकिन जितना प्रेम के बारे में था उतना रिश्तों के बारे में भी वो था, उसकी जटिलता के बारे में। तो इस रूप में अगर इस उपन्यास को देखें कि बने बनाए रिश्तों पर ये एक नई तरह की टिप्पणी, जीजा और साले के बीच में प्रेम हो जाता है और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या सेक्रीफाइस ना भी कहें तो ये आप कहें कि उसका असर उस स्त्री पर पड़ता है जो एक आदमी की पत्नी थी और दूसरे की बहू थी। इतना रिश्ते की ये जटिलता जो, ये आपको कैसे ख्याल आया, या आपने कहीं सचमुच में देखा है सर? नहीं, सचमुच में तो नहीं देखा। मैं ये दर्शाना चाहता था कि कुछ रिश्तों में जब प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज होती है तो उसमें कभी कभी एक अट्रैक्शन आता है। अब जब वो अट्रैक्शन आता है तो आप उसके लिए अगला कदम लेते हैं, पीछे हट जाते हैं उसको सोचकर। और उस अंदाज में जिक्र भी है कि जब वो श्लोक को आकर्षित होता है तो संभाल नहीं पाता है, फिर उसको कुछ भी अनैतिक नहीं लगता है, सब कुछ जायज होता है। तो वो इसलिए मतलब मैं चाहता तो अब दूर के लोगों में भी कर सकता था, या दोस्तों के बीच में कर सकता था कि 3 दोस्त हैं और वो, मैंने ये जो सेटअप था पात्रों का या उनके रिश्तों का जो सेटअप था वो इसलिए चुना क्योंकि इसमें एक वो संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक वो संभावनाएं ऐसी नहीं हो पाई। और मैं वो दर्शाना चाहता था कि ऐसी भी संभावना हो सकती है, और वो जो जटिलता है वो किसी और रिश्ते में नहीं दिखा पाता। इसलिए ये 3 जो रिश्ते हैं जो कि 3 पात्र थे, मुझे ये पता था कि इस प्रॉक्सिमिटी में और इस जो सेटअप है इसमें बहुत जटिलताएं होंगी, और
इसमें बहुत कुछ कहने का अवसर रहेगा, पाया जा सकता है, बोला भी जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो अगर ये सीन होते हैं तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं और अच्छे से कहने की कोशिश करता हूँ। आप हिंदी के आप अंग्रेजी के भी लेखक हैं, लेकिन फिलहाल आपके हिंदी उपन्यास पर बात करते हैं। हिंदी में एक रिवाज जैसा रहा है, लेखकों को लोग उनके विषय से, उनके लेखन से उनकी पहचान बना। क्या आप हिंदी में ऐसे लेखक के रूप में जाने जाना चाहेंगे कि वो समलैंगिक रिश्ते के लेखक हैं? मेरे हिसाब से तो लेखक किसी विषय का लेखक नहीं होता। अब अगर मैं कल को किसी आतंकवादी की कहानी लिखूं तो मैं आतंकवादी लेखक तो नहीं बन जाऊंगा। नहीं या मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा है जैसे प्रेमचंद को माना जाता है कि भारत के गांवों के यथार्थ, वैसे आपको अगर ये कहा जाए कि समलैंगिक रिश्तों के बारे में लिखने वाले लेखक, इसमें सुपर्णों को आपने कहा, उनसे आपने जाना, क्योंकि फिल्मों में वो हमारे यहाँ ऐसे थे जिनकी फिल्मों में इस तरह की चीज़ें आती थी, तो आप क्या इस तरह से पहचाना जाना? मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे लोग इस तरह से पहचाने के समलैंगिक लोगों को लिखते हैं, तो मैं फिर हाथ खड़े करके कह सकता हूँ कि आपने नहीं लिखा, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कहीं जाऊँ और लोग कहें कि भले कटाक्ष में गए तो भी मुझे खुशी होगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं, कटाक्ष में क्यों कहेंगे? हाँ, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कटाक्ष में नहीं, अच्छे सेंस में कहेंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर लोग ये कहें। और मैं आगे भी इस विषय पर लिखूंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस ये उपन्यास लिखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर अभी बहुत कुछ कहना बाकी है और कोई कह नहीं रहा है। तो अगर कोई नहीं कह रहा है और मुझे मौका मिला है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी इस विषय की जटिलताओं को और इसका जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, मैं उनको और भी अलग अलग तरीके से कहना चाहता हूँ। एक चीज़ होता है ये कच्ची उम्र का प्यार या पहली नज़र का प्यार, जैसे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं लिखी भी गई हैं और हम लोग अपने देखते भी हैं कि छोटे बच्चे को अपनी स्कूल टीचर से पढ़ा और वो काफ़ी निर्दोष किस्म की भावना है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि समलैंगिकता का एक सिरा जाता है तो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार का या यौन शोषण का। इस जटिलता को आप क्या आगे कभी चाहते हैं कि अपने लेखन में एड्रेस करना इस तरह की चीज़ों को? अभी तक तो नहीं सोचा है इस बारे में, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और हम आए दिन ऐसी चीज़ें सुनते भी आते हैं बारे में। तो अभी तक तो ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन अगर कभी मुझे इस विषय पर कोई ऐसा मिला जो मुझे मेरे शोध में मदद कर पाए तो क्यों नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा कविताएं भी आती हैं और कविताओं में भी एक श्रेणी बनी हुई है, श्रेणी नहीं कहना चाहिए, वो एक खांचा बना हुआ समलैंगिक जो हिंदी में अभी उस तरह से नहीं होगी। कविताओं के बारे में आप क्या कहते हैं? वो जैसे मैंने खुद ही एक दो एंथोलॉजी मेरे पास होगी अंग्रेजी में कविताओं की, जो समलैंगिक कविताओं की एंथोलॉजी, हिंदी में अभी ऐसा नहीं हुआ। आप इसके बारे में कुछ सोचते हैं? ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि अभी मतलब इस उपन्यास को पूरा करने में और अभी जो अगला मैं लिखा हूँ उसको पूरा करने में अभी कविताओं पर से थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस किताब के आने से
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो लेखक बंधु हैं वो कभी बंधु और शायद उनको लगे कि अब इस विषय पर कविता भी लिखी जाने लगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं हमारे साहित्य में, युवा कवि हैं जो जो नए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने तो नहीं सोचा अभी तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पहल से शायद 2-4 लोग और आगे आए और इन सब नई जिंदगियों को पकड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि तभी मज़ा आएगा कुछ कुछ नया करने का जो है। तो हाँ, अभी तक तो अभी आपने अपने अगले उपन्यास की चर्चा की, मैं उसकी कहानी नहीं पूछूंगा, विषय भी नहीं पूछूंगा, लेकिन इन दिनों आप जो लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। इन दिनों अभी किताब की आपाधापी में तो कुछ दिनों से लिखना जो है तो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी वो अंग्रेजी वाला जो उपन्यास है उसी पर ही मैं काम कर रहा हूँ, और वो राइट्स पर है। तो अभी सारा लिखना और पढ़ना भी उसी विषय के हो रहा है, और क्योंकि वो ऐसा एक विषय है जो आज़ादी के बाद से हमारे साथ चला रहा है, पार्टीशन के बाद से जितने थे हमारे देश में राइट्स में। तो अभी वो भी जो कहानी है वो भी उसमें समाज पहले है और फिर रिश्ते उसमें भी हैं, उसमें बहुत जटिलताएं हैं, लेकिन उसमें समाज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अभी फिलहाल मैंने सब कुछ कविताएं वगैरह सब बंद कर पूरा ध्यान उसको लिखते हुए मुझे 2 साल हो गया, मतलब उसका एक ड्राफ्ट। भाषा का चुनाव कैसे? 2 भाषाओं में लिखने वाले लेखक तो होते हैं, हाँ, हमारे बीच भी रहे हैं, हमारे सबसे बड़े लेखक प्रेमचंद खुद हिंदी और उर्दू दोनों में और भी कई हैं, लेकिन आपने ये उपन्यास हिंदी में लिखा और वो आप अंग्रेजी में लिखे, तो ये कैसे होता है? तो इसका ये एक कॉन्शियस चॉइस में लेता हूँ। अब जैसे इस विषय पर हिंदी में कुछ नहीं था, तो मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूँ। कुछ विषय हैं जो अंग्रेजी में अभी तक उतना नहीं किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत सारी जगहों तक पहुँचे, अन्य देशों तक पहुँचे, क्योंकि अंग्रेजी विषय में पढ़ाया जाता है। तो वो एक फैक्टर रहता है कि जब भी मैं कोई विषय लेता हूँ, तो अब जो राइट्स वाला विषय है एक ऐसा विषय है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं होता, हर जगह होता है। तो जब वैसा कोई एक विषय मुझे मिले तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि फिर मैं अगर उसको अंग्रेजी में लिखूंगा तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचूंगा। इसको मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि मैं हिंदी में इस चीज़ को, इस विषय को आगे लाना चाहता था। तो ऐसे करके मैं चुनता हूँ कि विषय की क्या मांग है, वो कौन सी भाषा में आगे बढ़ना चाहता है, और फिर मैं आपके जहन में पाठक भी रहता है, मैं इन लोगों के लिए लिख रहा हूँ। अब अच्छी बात है कि नहीं, मतलब क्योंकि अंततः तो पाठक के लिए ही लिखता है, लेकिन लिखते हुए मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे कोई दोस्त पढ़कर क्या कहेंगे, या मेरी पत्नी पढ़कर क्या कहेंगी, या पाठक पढ़कर क्या कहेंगे। मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वही लिखूँ जो मैं कागज़ पर लिखना चाहता हूँ। उससे चाहे मेरा कत्ल हो जाए, उससे चाहे मेरी फांसी हो जाए, उससे या चाहे मुझे माला पहनाई जाए। तो मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये पाठकों को अच्छा लगेगा। आपने थोड़ा पर्सनल एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं ये नहीं सोचता कि पत्नी पर हो क्या कहेंगे। लेखकों का अपनी पत्नियों के साथ बहुत विशेष रिश्ता रहा है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। और क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं सो पर वो सबसे पहले उनको भुगतना पड़ता है। आपके लेखन में आपके परिवार से क्या सहयोग किया, असहयोग, मतलब घर का क्या अनुभव है?
तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो किताब का उपन्यास का जो नाम आप देख रहे हैं वो पत्नी नहीं दिया। दूसरी बात कि इलाहाबाद से है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी, तो हमारी पहली प्रूफ रीडर और पहली क्रिटिक हमारे घर पे ही है। तो अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता तो वही कूड़ेदान में फिर देते हैं, चाहे वो मुझे कितना भी पसंद क्यों ना हो। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सुंदर कुछ लिख दिया, मेरे को कोई नहीं मिलता तो फिर कूड़ेदान। मेरी जो सास हैं उनको पढ़ने में बहुत शौक है, हम लोग बहुत बातचीत करते हैं, वो भी लाल, तो उनसे भी मुझे बहुत उत्साह मिलता है। तो अगर मैं यहाँ दिल्ली की बात करूँ तो मुझे जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरा फ़ोन बंद होता है। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो ये नहीं आती है मेरे फ़ोन में, मुझे पता है कि पागल आदमी बैठा हुआ है जो है इसको अभी नहीं डिस्टर्ब करना। निश्चिंत रहती हूँ कि बाद में तो मैं रिजेक्ट कर ही सकता हूँ। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा घर से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उसके बिना हाँ ये ज़्यादातर लेखकों को नहीं मिलता। हाँ, तो अब जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि इनकी अलग लाइब्रेरी है, मेरी अलग लाइब्रेरी। हम लोग एक ही कमरे में घंटों बैठ के पढ़ते हैं और एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहते, लेकिन हम लोग एक ही कमरे में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। हम लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है, हम लोग मिले ही थे साहित्य की वजह से। तो इसलिए जो है कि इनको पता है कि मुझे लिखना है और नौकरी के बाद बहुत कम समय बचता है, तो इसीलिए जब और मेरा समय बना हुआ रहता है तो वो बिना इनके तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मुझे नहीं कहते कि आप बाजार जाके आगे ले आइए, वो ऑनलाइन बना देती हैं, मुझे पता है मेरे पास वक्त नहीं है। तो अभी तक जो भी थोड़ी बहुत सफलता मुझे साहित्य में मिली है उसके पीछे इनका रहता है। पुरानी कहावत फिर से सही साबित है, सक्सेसफुल तो बड़ा अच्छा है। अब मैं आपसे मन की बात नहीं, दिल की बात पूछना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा नॉवेल कोई क्या है, किस भाषा का भी हो, या कुछ किताबों के बारे में बता सकते हैं जिनको देख करके पढ़ के आपको हसरत हो? मुझे भी ऐसा एक तो निर्मल वर्मा की रात का रिपोर्टर, तो वो तो मैं करीब 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। वो किताब पढ़कर लगता है कि अगर उपन्यास हो तो ऐसा उपन्यास होना चाहिए, जैसा फंसा हुआ है, और उसमें भी एक ही दो लोगों की कहानी है, और वो ऐसे वो पकड़ के आपको रखते हैं कि आप पन्ना दर पन्ना भी। एक वो है शेखर एक जीवनी, दोनों भाग मुझे मतलब मैं बहुत बार वापस जाता हूँ इन दो उपन्यास पर। शेष प्रश्न शरद चंद्र उस पर मैं बहुत बार वापस गया हूँ। अंग्रेज़ी मैं बांग्ला उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं कलकत्ता का हूँ, मैं बोल लेता हूँ बांग्ला में, गाने की मैंने कुछ लिखे, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, तो बहुत धीरे पढ़ता हूँ। तो गुरुदेव की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक द ब्रोकन नेस्ट, वो मुझे बहुत प्रिय है। वो काफ़ी मॉडर्न लगता है। हाँ, उसके बाद बुरहान पामुक मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं। म्यूजियम ऑफ इनोसेंस सबसे पहले मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रशियन लिटरेचर भी पढ़ूँ, और जो भी अनुवाद मुझे मिलता है। अभी मैं बुरहान पामुक की सप्लाई पढ़ रहा हूँ, और सत्यजीत रे की कहानियाँ मुझे पसंद है। बचपन से सत्यजीत रे की सारी किताबें राजकमल प्रकाशित। हाँ, अच्छा, आपको पता है? नहीं, 10-12 तो पब्लिश्ड हैं, और उनकी सारी कृतियों को हम लोग पब्लिश करते हैं। फेलुदा, हाँ, जब फेलुदा हिंदी में आ जाए तो फेलुदा की किताब, हाँ, तो उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो वो मेरा जो लाइब्रेरी है वहाँ सबसे ऊपर नाटक वो शरद चंद्र, उनकी किताबें सबसे ऊपर रखी रहती हैं, ताकि काम बढ़ाते हैं। तो आपने नॉस्टोमीर की चर्चा की, गुरुदेव ने तो घर को टूटने से नहीं बचाया, आप
आपने अपने नॉवेल में घर को टूटने से बचा दिया है, उपन्यास को खुला रखा है, लेकिन संकेत ऐसे हैं जिससे लगता है कि घर टूटने से बच गए। तो आपने ये आशावादी रुझान क्या इसलिए अपनाया कि आपके पात्र बहुत परेशानी में थे, या वाकई ऐसा संभव? मैं ये चाहता था, मतलब ये ट्रेजेडी होते होते रहे, तो वास्तविक जीवन में ट्रेजेडी आसानी से हो जाती है। ये क्या लेखक का आशावाद था या वाकई? नहीं, ये लेखक का आशावाद। और मैं ये भी चाहता था कि पाठक भी ये तय करें, जब वो आखिरी पन्ना पढ़ते हैं, ये तय करें कि वो मिलेंगे या नहीं। अब जैसे अंतिम Days and Nights in the Forest, सुनील गंगोपाध्याय, अरण्येर दीनरात्रि, तो उसमें सौमित्र चैटर्जी हैं, उसमें शर्मिला टैगोर है, तो ये लोग एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पे साथ रवि घोष वगैरह सब, तो वहाँ जो क्लाइमैक्स है, आखिरी सीन है, उसमें शर्मिला टैगोर रांची जा रही हैं और सौमित्र कलकत्ता जा रहे हैं, तो उन्होंने 5 के नोट पे शर्मिला टैगोर का नंबर मुझको दिया और मुझे वहीं पता नहीं। तो सत्यजीत रे ने क्या किया, अब सत्यजीत रे ने जो दर्शक थे उनको कहा कि भैया आप डिसाइड करिए कि वो 5 का नोट सौमित्र ने संभाल के रखा, वो कलकत्ता पहुँच कर उन्होंने फ़ोन किया, उनकी शादी हुई, अंदर वगैरह आपको, या वो कभी नहीं मिले, या फिर वो अगली छुट्टियों में फिर से मिले। तो इसलिए, और ये चीज़ मैंने वहीं से सीखी कि एक ऐसा अंत हो जो अंत ना हो, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, और मैं इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहता था, मैं उसको ऐसे जगह पे रोकना चाहता था कि वो आशावाद को, वो पॉजिटिव हो, और एक तरह से उसके बहुत सारे रास्ते निकले। कहानी कभी खत्म नहीं होती, बातें भी कभी खत्म नहीं होती, और बात से बात चलती है, चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो आप अमित जी से जरूर पूछिए, या बताना चाहे तो बताइए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद। अमित ने अभी बताया कि हमारा जो परिचय हुआ था वो इससे शुरू हुआ था कि मैं इनकी लिखी हुई कुछ चीज़ें फेसबुक पे पढ़ा करती थी, और उस तरह से परिचय हुआ था, और फिर आगे बातें बढ़ी, तो फिर हम अब तो जीवन साथी हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हिटलर वाली छवि बना दी। सो हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि बिना लाग लपेट के, बिल्कुल भी मैं मतलब क्या बोलूँ उससे, बिना तकल्लुफ़ के, मतलब उस समय मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसे बुरा लग सकता है क्योंकि इसने बहुत मेहनत से लिखा है, तो मैं सीधे ही बोली क्योंकि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, या ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, वो कच्चा है, या फिर ये चीज़ें थोड़ा लग रहा है कि लिखते हैं लोग, या इस तरह से उपन्यास में होते हैं अंश, इसलिए डाला गया है, तो तुम वो लिखो जो तुम लिखना चाहते हो। तो उस तरह के इनपुट्स तो उस समय बिल्कुल ये नहीं रहता कि बुरा भी लग सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी रहता है कि क्योंकि एक जो लेखक या आर्टिस्ट होता है वो बहुत इमोशनल भी होता है, आर्टिस्ट होते ही हैं, और आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं उससे आप बहुत जुड़े हुए भी होते हैं। वो एक तरह से मतलब इट्स लाइक योर बेबी, तो बहुत जुड़े हुए भी होते हैं। तो उतनी मतलब सीधी सपाट टिप्पणी या कुछ भी विवेचना या कुछ भी करना, एक तरह से छिद्रान्वेषण भी कह सकते हैं उसे, वो चीज़ें करना, फिर उसमें वो चिढ़ भी सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। तो मुझे सब ओके, रेडी फॉर एनीथिंग, लेकिन मैं बोलूँगी तो बिल्कुल ही सच, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे से सुनो बजाय इसके कि मैं आपको जो है थोड़ा शुगर कोटेड में बताऊं, और आप उसमें फिर क्या होता है एक खोखला किस्म का आत्मविश्वास बन जाता है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो फिर औंधे मुंह गिरोगे, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो मुझे जब अच्छा लगता है और फिर वो मतलब उस चीज़ को सोचते भी हैं, उस हिसाब से फिर मुझसे पूछते हैं मुझे और मतलब बताओ कि कैसे, या कुछ भी कभी मैं अगर पढ़ती हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है न्यूरोलॉजी और उसके बारे में पढ़ने का, तो मैं ऐसे भी बताती थी, तुम्हें पता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में कलेक्ट होता रहता है, उससे फिर अपने आप आइडियाज आएंगे। जैसे आपने एक विषय चुनने की, तो तुम्हें चुनना ही नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से चुनो, क्योंकि वो अपने आप ही बह के आ जाएगा। तो वो सब भी इससे शेयर करती हूँ, जिससे कि इसका जो आर्ट है वो और ज़्यादा मतलब पक्का हो सके।
और मैंने देखा है अमित को, मतलब हम लोग 2015 में मिले थे, 16 में शादी हो गई थी, तो इतने सालों में बहुत परिपक्व हुआ है वो खुद भी और उसकी लेखनी। तो मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी अगर लेखक है तो ऐसा होना चाहिए कि आप अभी अगर अपना 5 साल पहले का लिखा कुछ देखें तो आपको लगे, आप उसमें एक तरह से ये देखें कि इसको मैं आज इस तरह से और बेहतर लिख सकूं। ये नहीं कि आप उसी के प्रेम में पड़े हो, ये मैंने बहुत ही बढ़िया लिखा था, ये तो मेरा मास्टरपीस है। या सो ऐसा कहते भी है कि एन आर्टिस्ट शुड नेवर बी ऑब्सेस्ड विद हिज वर्क। तो वो चीज, वो मैं इसको बार बार याद दिलाती रहती कि ज्यादा झाड़ पे मत चढ़ना ज्यादा खुश मत हो जाओ कुछ लिख के। तो वो मेरा रोल है, थोड़ा मतलब हाँ थोड़ा ट्रिकी है मेरे लिए भी, खतरनाक भी साबित हो सकता है मेरे घर के माहौल के लिए, बट आई एम ओके विद एनीथिंग। तो मेरा वो रहता है। या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सवाल था कि कहाँ से इंस्पिरेशन आया, आपने पूछ लिया ऑलरेडी सवाल किया। आपकी आवाज़ यही मतलब हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, बांग्ला में ऐसा कुछ लेखन आपको देखने में आया? जैसे मुझे याद आता है सैयद मुस्तफ़ा सिराज का एक नॉवेल था, उसमें यात्रा दल के मालिक नहीं, मतलब उसको हम लोगों के यहाँ मुलगैन का जो लीडर होता है उसको अपने ही टीम के एक लड़के से प्यार था। अच्छा। और ये कहा नहीं गया है, वो उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके प्रति उसका बहुत झुकाव, और उसको लेकर के बहुत विवाद भी हुआ था, क्योंकि इसको ऐसे ही देखा गया तो ये समलैंगिकता की वकालत जैसा कुछ है, या एक अनैतिक रिश्ते को इतने अच्छे से पेंट किया गया है। आपको क्या ऐसा कुछ याद पड़ता है कि बांग्ला में भी ऐसा कुछ हो? नहीं, बात तो मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय भाषाओं के लेखन में समलैंगिकता को किस तरह से एडजस्ट किया गया है या किया जाए। जैसे विथ वनिता ने कुछ एंथोलॉजी बनाई है, इसमें अलग अलग भाषाओं से कुछ चीज़ें उन्होंने ली। हाँ, तो बांग्ला में मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि मुझे पढ़ना बहुत मजबूरी पढ़ता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि हो, लेकिन जो कि अनुवादित ना हुआ हो तो इसमें मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। लेकिन ये मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ के साहित्य में हो रहा होगा, क्योंकि बंगाल जो है वो इन सब मामलों में हमेशा से इन सब मामलों में मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडेड होते हैं। बंगाल आज जो सोचता है। अब जैसे आप ये सोचिए, जैसे मैं ऋतुपर्णो जी का ही फिर से जिक्र करूँगा, क्योंकि उस वक्त ऐसी फिल्में बना रहे थे इस विषय पर, जब शायद 1 या 2 लोग बना रहे हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हुआ, लेकिन वो अपने मार्ग से जो पीछे नहीं हटे, तो और वो बहुत बेबाकी से बनाते थे, मतलब वो डर के नहीं बनाते थे कि ऐसे हिंट दे दिया, तो एकदम जिस तरीके की कहानी होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसे ही करते थे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में भी ज़रूर होगा। मैं नहीं देख पाया क्योंकि शायद वो ट्रांसलेट नहीं हुआ हो, लेकिन होगा तो ज़रूर। बाकी भाषाओं का मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि इस मतलब मुझे आशा है कि और भाषाओं में भी ये काम हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सारी भाषाएं मिलकर हम लोग कहीं। अब आप दिल की बात करते हैं, इसकी बात। हाँ, मैं मतलब इस जो कि इस उपन्यास की यात्रा बहुत लंबी थी, और जैसे कि मैंने भी कहा कि पिछले 5 साल में बहुत बदलाव मेरे अंदर भी आए, उसमें बहुत सारे जो बदलाव थे मुझे इस किताब के किरदार, इस कहानी के किरदार में। तो दिल की बात तो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक लंबे
लंबी यात्रा के बाद एक जो पड़ाव आता है जहाँ आदमी बैठे मटके से पानी पिए तो संतुष्ट हो कि हाँ मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, सामने आम का पेड़ दिख रहा है, मैं आराम से पानी पी रहा हूँ, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब और इसलिए भी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। वो कहते हैं ना कि वो पौलो कोएल्हो ने कहा है किसने कहा कि अगर आप कुछ चीज़ किसी चीज़ को आप देर से चाहते हैं तो आप सीक्रेट में पाएंगे। तो मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरी किताब राजकुमार बने। तो जिन लोगों को पढ़ के मैंने लिखना तो वहाँ से किताब आता है तो बहुत बढ़िया खुश। तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता है कि जो मेहनत की अब वो मेहनत सही हाथों में है। हम सब उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब को अधिक से अधिक पाठकों का प्यार जरूर मिलेगा और आप लगातार लिखते रहें। अगले उपन्यास का भी इंतजार हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।